मैं डॉक्टर कल्पना मिश्रा, सहायक प्राध्यापक हिंदी। नमस्कार मित्रों, आकाशदीप के व्याख्या के द्वितीय खंड में हम आपसे चर्चा कर रही हूं। मैं आपसे प्रथम खंड में हमने देखा कि कैसे बुद्धगुप्त चंपा मिले, कैसे दोनों के बीच प्रेम हुआ, कैसे अंतर्द्वंद्व है चंपा के मन में, और अब मैं द्वितीय खंड में इसके आगे आपसे व्याख्या बता रही हूं। देखिए, दोनों क्योंकि भारत से गए थे तो दोनों के मन में भारत के लिए बहुत प्रेम भी था। या जयशंकर प्रसाद जो कि अपने लगभग कई कहानियों और कई नाटकों में वे मातृभूमि प्रेम अवश्य दिखाते, इसमें भी वही है। देखिए, व्याख्या के लिए खंड आता है कि बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वासित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों से इंद्र और शक्ति के समान पूजिता हैं, पर न जाने कौन सा अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है। परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। देखिए, यहाँ पर बुद्धगुप्त चंपा को याद दिला रहा है कि भले वो यहाँ पर पूजित हैं, भले यहाँ पर उन्हें राजा रानी का महत्व प्राप्त है, भले यहाँ पर उनके पास अपार वैभव संपत्ति, किंतु मातृभूमि से दूर होने के कारण वह अपने आप को संतुष्ट नहीं पाता। वो उसे मातृभूमि की याद, भारत की याद, गौरवशाली भारत की याद बार बार आती है। और वो कहता है कि मैं जो जलदस्यु था, मेरा हृदय जो इतना कठोर था, जब मैं तुमसे मिला, तुम्हारे प्रेम को मैंने जाना, तो मेरा हृदय सहसा चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। जैसे कि प्रेम जो है वो कठोर से कठोर व्यक्ति को सरल बना देती है, सहज बना देती है, उसके अंदर एक कोमल भावना का संचार करती है। और इस गहराई को यहाँ पर जयशंकर प्रसाद दिखा रहे हैं। और इसके प्रत्युत्तर में चंपा कहती है कि बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल, सब पवन शीतल हैं। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि की तरह प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ वैभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुखों में सहानुभूति और सेवा के लिए। देखिए, एक तरफ तो जयशंकर प्रसाद यहाँ पे भारत प्रेम को दिखा रहे हैं बुद्धगुप्त के माध्यम से, और दूसरी तरफ वसुधैव कुटुंबकम की भावना चंपा के माध्यम से यहाँ पर प्रसाद जी दिखा रहे हैं। कितना सुंदर है कि तुम लौट जाओ स्वदेश की तरफ, मेरे लिए सब भूमि भूमि, सब मिट्टी मिट्टी, सब जल तरल, सब पवन शीतल है। अर्थात पूरा विश्व जो है वो एक कुटुंब की तरह है, और यहाँ पर मैं क्यों रहूंगी? क्योंकि मुझे इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुखों में सहानुभूति और सेवा करनी है। जो यहाँ पर आदिवासियों के बीच में वो आ गई है, अब वो अपना पूरा जीवन इनके सेवा में समर्पित करना चाहती है। लेकिन वो बुद्धगुप्त को नहीं रोकती, बल्कि उसे कहती कि तुम अपने स्वदेश लौट जाओ। यहाँ पर आप देखिए, प्रेम और कर्तव्य में कर्तव्य की विजय होती है, और यहाँ पर प्रेम से भी बड़ी सेवा, करुणा, दया की भावना की विजय होती है। और बुद्धगुप्त भी एक सच्चे प्रेमी की भांति अपने सुख की जगह चंपा की इच्छा को सर्वोपरि मानता है, और वो उत्तर देता है कि तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह, किन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के श्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? देखिए, बुद्धगुप्त कहता है कि मैं चला जाऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ रहूंगा तो मेरे हृदय पर अधिकार नहीं रहेगा, और संभवतः मैं कभी कुछ गलत भी कर सकता हूँ तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध। इससे अच्छा मैं यहाँ से चला जाऊं। साथ ही उसके मन में यह भी डर है कि मेरे जाने के बाद चंपा अकेली क्या करेगी।
चंपा इसका कितना सुंदर उत्तर देती, देखिए कि पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूंगी। अर्थात वो अपने पिता को ढूंढना चाहती थी, उनकी समाधि को ढूंढना चाहती थी। किंतु देखती हूं मुझे भी इसी में चलना होगा जैसे आकाश दीप। देखिए यहाँ पर चंपा स्वयं को आकाश दीप की तरह बता रही है, और वास्तव में वो आकाशदीप है, क्योंकि आकाशदीप की तरह वो स्वयं जलकर दूसरों के जीवन में रोशनी उत्पन्न कर रही है, दूसरों के जीवन को प्रज्वलित कर रही है। इस महान उद्देश्य के साथ यहाँ पर चंपा एक पात्र नहीं है, अपितु चंपा एक उदात्त चरित्र, एक अनुकरणीय पात्र और एक महान कृति की महान नायिका बन जाती है। और आकाशदीप का कितना सुंदर बिंब यहाँ पे प्रसाद जी ने लिया है कि उसका जीवन आकाशदीप हो जाता है। और आप देखिए कि इसका जो अंत है, बिल्कुल जो किस्सा गोई होती है कि हम कहानी बताते हैं, दादी नानी की कहानी, और फिर उसको अंत दादी नानी कैसे करती, बिल्कुल उसी किस्सा गोई शैली में प्रसाद जी ने इसका अंत किया है कि एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा, सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजलव्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब अंतिम विदा बुद्धगुप्त को चंपा दे रही थी तो दूर से वो देख रही थी कि नाव का बेड़ा जा रहा है और उसकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। अब देखिए कितना सुंदर अंत किस्सा गोई शैली में कि ये कितने ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस द्वीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन द्वीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। बहुत दिनों पहले चंपा और बुद्धगुप्त की कहानी भारत की कहानी है, भारत के प्राचीन समृद्ध व्यापार की कहानी है। ये कठोरता में प्रेम के विजय की कहानी है। ये एक कठोर हृदय के तरल प्रेम में परिवर्तित होने की कथा है, और ये अंत में घृणा पर प्रेम की विजय और प्रेम के ऊपर कर्तव्य के विजय की महान कथा है जो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। अब जब हम इसकी समीक्षा देखेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में 2 प्रश्न आते हैं, एक तो व्याख्या से और दूसरा समीक्षा से, तो इसकी समीक्षा को हम कथानक के 6 तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा करेंगे। सबसे पहला इसका कथानक, दूसरा पात्र परिचय और चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद और कथोपकथन, चौथा देश काल और वातावरण, पांचवा भाषा और छठवां इसका उद्देश्य। कथानक तो मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया। इसकी पात्र योजना और चरित्र चित्रण बहुत सुंदर। देखिए प्रसाद जी के चाहे आप किसी भी कृति को ले लीजिए, पात्र जो हैं वो अपने आप में इतने सुंदर होते हैं कि अनुकरणीय होते हैं, और वे अपने पात्रों को भरपूर समय देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने सृजन किया है अपने पात्रों का। इसमें यथार्थ भी होता है और कल्पना भी होती है। जैसे कि यह यथार्थ है कि व्यापार होता था, जलदस्यु होते थे और हम उन द्वीपों तक हमारा व्यापार चलता था, कई महीनों तक इस तरीके से युद्ध होते थे समुद्र में। ये सब यथार्थ है, लेकिन जो चंपा और बुद्धगुप्त का चरित्र यहाँ पे रचा गया वो काल्पनिक है। 2 प्रमुख पात्र हैं, चंपा और बुद्धगुप्त। दोनों का चरित्र चित्रण यदि हम देखें तो चंपा जो है एक तो साहसी है, क्योंकि वो नायक से लड़ने के लिए वह भी तत्पर होती है, और जब नायक उससे घृणित प्रस्ताव, मणिभद्र उससे घृणित प्रस्ताव करता है तो उसके विरोध में वह बिना डरे वो उसके घृणित प्रस्ताव को ठुकरा देती है। साहसी है, प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। वो बुद्धगुप्त को बहुत ज्यादा प्रेम करती है और कहती भी है कि मेरे हृदय के उस कोमल हिस्से से मुझे भय लगता है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ। वह एक
बहुत उदात्त चरित्र है और सेवा की भावना उसमें कूट कूट कर भरी है। जब वो आदिवासियों के बीच जाती है तो उनकी सेवा में, उनकी जागरूकता में, उनके इलाज में, उनके जो भी वो उनके लिए कर सकती है उस सब में वो अपना पूरा जीवन लगा देती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत है वो। इसके अलावा वो क्षमाशील भी है। देखिए, वो बुद्धगुप्त के लिए उसके हृदय में अवश्य कभी कभी घृणा आती थी, लेकिन उसने प्रत्यक्ष कभी बुद्धगुप्त का कोई नुकसान नहीं किया, अर्थात वह क्षमाशील भी है। इसके अलावा वह बहुत सुंदर कन्या, जो किसी का भी कोई भी उसके प्रेम में पड़ सके, इतनी सुंदर आकर्षित कन्या है और अपना निर्णय से स्वयं लेने वाली एक, जिसे हम कहना चाहिए आज के समय में आत्मनिर्भर और सशक्त नारी का चरित्र है चंपा। वहीं दूसरी तरफ जब हम बुद्धगुप्त को देखते हैं तो बुद्धगुप्त के चरित्र में हमको कुछ प्रमुख चीजें दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि वीर तो है, वो साहसी तो है, जलदस्यु है, तो वो युद्ध करता ही रहता है। वो प्रेम तो कर रहा है, लेकिन उसका प्रेम कभी भी संयम से बाहर नहीं गया। ये एक उसकी विशिष्टता है कि वह संयत होकर और अपनी प्रेमिका की इच्छाओं को मान देता हुआ प्रेम कर रहा है। ये उसका संयत प्रेम है। दूसरा, वो अपनी मातृभूमि भारत को बहुत ज्यादा स्नेह करने वाला एक देशभक्त भी है। इसके अलावा वह बहुत ज्यादा वैभव प्राप्त करने वाला महत्वाकांक्षी किस्म का नायक है बुद्धगुप्त में हमने देखा नेतृत्व क्षमता, क्योंकि इतने लोग हैं लेकिन नेतृत्व उस पूरे द्वीप का, पूरे पोत का बुद्धगुप्त के हाथों में आ जाता है। तो बुद्धगुप्त जो है वह एक तरफ तो हम उसमें वीरता, साहस, नेतृत्व, इस क्रोध, इस तरीके के गुण देखते हैं, ओजपूर्ण, वीरतापूर्ण। दूसरी तरफ जब वो चंपा से मिलता है तो हम उतना ही कोमल, सरल, सहज और बहुत ही अपनी प्रेमिका के समक्ष आकर अपने मानवीय गुणों से भरा हुआ ओतप्रोत एक बहुत ही महान चरित्र देखते हैं बुद्धगुप्त में। संवाद और कथोपकथन की जहां तक बात है, अभी आपको मैंने खंड 1 और खंड 2 दोनों में ही कई संवाद पढ़ के बताए। तो आकाशदीप में जयशंकर प्रसाद की जो विशेषता है, संवाद जो है बड़े बड़े हैं, पात्र अनुसार है, चरित्र अनुसार है और कथानक को प्रवाह में ले जाने में संवाद बहुत काम आ रहे हैं। संवाद अपने आप पात्रों का, चरित्र का, देशकाल का, वातावरण का, सभी चित्रों को उकेरने में संवाद सक्षम है और संवाद के माध्यम से ही हम चरित्रों का मनोविश्लेषण भी कर पा रहे हैं। संवादों में जब हम अगर हम बिंदु देखें कि भाषा कैसी, भाषा शैली कैसी है, तो इनकी जो भाषा है और संवाद दोनों में नाटकीयता के गुण हैं। आप संवाद देखेंगे तो कहीं कहीं प्रतीत होता है जैसे हम कोई कहानी नहीं, कोई नाटक पढ़ रहे हैं। तो संवाद जैसे नाटकीय हैं, तो इनकी जो भाषा शैली भी है उसमें हम देखते हैं कि काव्यमय सौंदर्य है और साथ ही साथ अनुभूति की तीव्रता से लिखे गए वाक्य हैं। जैसे कि प्रसाद की अपनी आप की विशेषता है कि उनकी जो भाषा है बहुत साहित्यिक है, परिनिष्ठित है, बहुत शुद्ध हिंदी प्रसाद लिखते हैं। उनकी भाषा तत्काल देशकाल और वातावरण को प्रदर्शित करने में सक्षम है, क्योंकि उस समय बिल्कुल संस्कृत निष्ठ भाषा ही चलती थी और उनकी जितनी जो भाषा है वो कहीं कहीं थोड़ा गीति काव्य की ओर जाती हुई भी हमें प्रतीत होती। कुल मिलाके जयशंकर प्रसाद की विशेषताओं से भरी हुई भाषा है, काव्यमयी, नाट्यमयी। और जब हम कहानी को पढ़ते मैं सोचती हूँ यदि ये प्रसाद की भाषा में न लिखी होती तो शायद इस कहानी का आनंद इतना उच्च नहीं हो सकता था। ये प्रसाद की भाषा का चमत्कार है। देश काल और वातावरण लगभग उसी समय का है जब हम गुलाम थे और जब उस समय हम पोतों में पूर्वी
पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की तरफ हम जाते थे और वहां पर हम जलदस्युओं का प्रभाव था जो समुद्रों में युद्ध भी किया करते थे। उस समय का देश काल है। वातावरण जो है छोटा सा द्वीप जहाँ पे कुछ आदिवासी रह रहे हैं, वहां पे दूसरे राष्ट्रों से लोग जा रहे हैं और प्रकृति के बीच में, समुद्र के बीच में कोई द्वीप है, आंखों में चित्र सा खिंचता है, एक फिल्म सी बनती है जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। तो ये देश काल है, इसमें ऐतिहासिक वातावरण है और साथ ही साथ में इसमें हमको कहीं कहीं पे वो काल दिखता है जहां पर सामुद्रिक यातायात बहुत हुआ करता था। अब एक सबसे बड़ी चीज होती है समीक्षा में उद्देश्य, कि इसका कहानी का उद्देश्य क्या है। ये एक बहुत विराट उद्देश्य को लेकर लिखी गई कहानी है। इस कहानी में भारत की संस्कृति, भारत की मर्यादा, भारत की सभ्यता को तो रेखांकित किया ही गया है, लेकिन इसमें एक गौरवशाली इतिहास भारत का दिखता है और सबसे बड़ा उद्देश्य है इसमें मानवीय भावनाओं की स्थापना करना, प्रेम की स्थापना करना, करुणा की, दया की स्थापना करना और सबसे ऊपर कर्तव्य की स्थापना करना। ये इस कहानी का उद्देश्य है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आकाशदीप कहानी एक बहुत ही पठनीय कहानी है। इसकी प्रभान्विति बहुत है और आपके पाठ्य पुस्तक में इसे सम्मिलित करने का कारण भी यही है कि आपका इस इतनी सुंदर प्रसाद की शैली में लिखी गई इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखें, भाषा सीखें, उद्देश्य सीखें और कुल मिलाकर यह अपने समय की एक सफल कहानी है और जो काल की सीमा से परे है। आप आज भी पढ़ते हैं तो कहीं पर भी कहीं कोई व्यवधान नहीं आता, क्योंकि ये काल से परे, समय से परे, स्थान से परे इस श्रेणी की ये कहानी है। इसे आप सबको व्याख्या और समीक्षा के अलावा इससे कुछ संक्षिप्त प्रश्न भी आएंगे जिन्हें आप पढ़कर तैयार कर लें और आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।